तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेक्चर नंबर 30 थर्सडे फरवरी 27। इतने दिनों से जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं वो है हमारा टॉपिक इंफोग्राफिक्स का। ठीक, हमने बात शुरू की इंफोग्राफिक्स है क्या, और इंफोग्राफिक्स बेसिकली तस्वीर और टेक्स्ट की मदद से इंफॉर्मेशन पहुंचाने का नाम है। यहाँ पे हम इस बात पे बड़ी डिटेल में हमने डिस्कशन की कि यार आप हर डायग्राम को इंफोग्राफिक ना समझें। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये नहीं है कि पेपर में सवाल आ जाएगा कि जी आपने डायग्राम और इंफोग्राफिक के दरमियान फ़र्क करना है। इसकी वजह ये है कि कल कला जब आप खुद अपने स्टूडेंट्स के लिए देखो, बीएड एक प्रैक्टिकल डिग्री है, ठीक है, प्रोफेशनल डिग्री इसको इसीलिए कहते हैं कि प्रैक्टिकल काम है। इसीलिए आप एमबीबीएस घर बैठे नहीं कर सकते, इंजीनियरिंग की डिग्री आपको घर बैठे नहीं मिलती। यहाँ पे हमारा इसको जो आपकी बीएड है वो भी प्रोफेशनल डिग्री इसीलिए है कि यहाँ पे जो कुछ आप सीख रहे हैं ये वो सीख रहे हैं जो आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इन तमाम चीज़ों को यूज़ करना है। तो बार बार जब इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि हर डायग्राम जो होती है वो इंफोग्राफिक नहीं होती। कि कल कला जब आप अपने स्टूडेंट्स के लिए आप अपने इंफोग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हो तो ये ना समझे कि बस मैंने एक तस्वीर बनाई, उसके अंदर मैंने टेक्स्ट डाल दिया, कुछ कलर डाल दिए तो इंफोग्राफिक तैयार है। इंफोग्राफिक के अंदर उसका बात का मुकम्मल होना, इंफॉर्मेशन का मुकम्मल डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है। हमने यहाँ पे एक और पॉइंट उठाया कि हमारा जो साइंटिफिक फैक्ट्स की हमने बात की कि एमआईटी की रिसर्च के सामने हमारे के ज़रिए से हमारे सामने ये बात आई कि इंसानी तहजीब तस्वीर को जल्दी समझ जाता है, तस्वीर को जल्दी आइडेंटिफाई कर लेता है। और यहाँ पे फिर मैंने ये बात भी कही थी कि आप इन बातों को महदूद ना करें सिर्फ इंफोग्राफिक तक। अगर आप कल कला बात कर रहे हो मल्टीमीडिया पे तो वहाँ पे भी आप इस फैक्ट को प्रेजेंट कर सकती हैं। अगर आप बात कर रहे हो विजुअल एड्स के ऊपर, वहाँ पे भी आप बात कर सकते हैं कि जी इंसानी जहन जो है तस्वीर को जल्दी आइडेंटिफाई कर लेता है। अगर आप बात कर रहे हो स्टोरी टेलिंग की, क्लास के अंदर स्टोरी टेलिंग का क्या फैक्ट है, क्लास के अंदर वीडियो दिखाने का क्या फैक्ट है, तो वहाँ पे भी आप इन फैक्ट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोग का एक्शन रिसर्च होगा, मुमकिन है आप लोग इंफोग्राफिक या मल्टीमीडिया के टॉपिक पे एक्शन रिसर्च करें। आपसे वाइवा के अंदर पूछा जाए इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो आप उनको क्या बताएंगे? आप उनको ये साइंटिफिक फैक्ट्स बता सकते हैं। जॉब के लिए जाए, जॉब के लिए गए, वहाँ पे आपसे इंटरव्यू, अपनी क्लास को आप कैसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे? जी मैं अपनी क्लास के अंदर विजुअल एड्स या इन्फोग्राफिक्स यूज़ करूँगी। तो उसके वो पूछेंगे जी क्यों यूज़ करेंगी, तो आपके पास क्या जवाब है? ये जवाब है कि भाई हमने ये चीज़, हमारे पास साइंटिफिक रिपोर्ट मौजूद है, साइंटिफिक डेटा मौजूद है। आप बताओ ये चीज़ आपको दूसरों से मुमताज़ करेगी नहीं करेगी? कि यार वो चीज़ दूसरा जो बैठा हुआ है वो अभी तक सिर्फ बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा है अपनी कि जी क्लास इंटरेस्टिंग हो जाएगी, और आप बात कर रहे हैं एमआईटी की रिपोर्ट्स की, एमआईटी के साइंटिफिक डेटा की बात करें कि जो उनकी साइंटिफिक फाइंडिंग ये है, राइट? फिर इसी तरीके से आप इस बात को भी हाईलाइट करेंगे जो हमने बार बार क्लास में डिस्कस की कि इंसानी तहजीब के अंदर हमें नज़र आता है कि इंसान तवील अरसे से 46,000 साल या शायद उससे भी पहले से पेंटिंग्स कर रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है। ओके, और जबकि उसके मुकाबले में तहरीर जो है वो मुश्किल से सिर्फ चंद 5,000 साल पहले 3220 साल बीसी, ओके 3200 बीसी या 5,000 साल पहले हमारे सामने रस्मुल ख़त का रस्मुल ख़त के हमें आसार मिलते हैं। जबकि उसके मुकाबले में हमारी जो पेंटिंग्स हैं या ड्राइंग्स हैं वो बहुत पुरानी पुरानी मौजूद है। इससे हमें ये भी समझ में आता है कि इंसानी जहन के लिए गोया कि जो तस्वीर हैं वो बिल्कुल नेचुरल है, और ये चीज़ आज के बच्चे में या आज हमारे अंदर भी मौजूद है कि तस्वीर हमको निस्बतन जल्दी समझ में आ जाती हैं। उसके बाद फिर हमने बात की कि जी इस इंफोग्राफिक्स का आपके 21st सेंचुरी फ्रेमवर्क से क्या ताल्लुक है। हमने बड़ी डिटेल में बात की कम्युनिकेशन की, कि कम्युनिकेशन जाहिर सी बात इंफोग्राफिक के अंदर आप कम्युनिकेट ही कर रहे हैं। आपने हमने बात की क्रिटिकल थिंकिंग की, हमने बात की क्रिएटिविटी की, हमने बात की डिजिटल लिटरेसी की। अब तुम दोबारा एक दफ़ा यहाँ पे देखो 21st सेंचुरी स्किल कितना एक इन्फ्लुएंशियल फ्रेमवर्क है, अंदाज़ा लगाओ कि देखो कि जब बंदे ने 21st सेंचुरी स्किल का फ्रेमवर्क इन लोगों ने डिज़ाइन किया था, उस ज़माने में इंफोग्राफिक्स का इतना ट्रेंड नहीं था। उस ज़माने में इतने आपके पास इतने टूल, डिजिटल टूल्स नहीं थे कि आप इंफोग्राफिक्स बना सकें। लेकिन आज के दौर में जब आप इंफोग्राफिक्स बना रहे हैं, आप सोशल मीडिया की पोस्ट देखो, जितने भी एजुकेशन के अगर सोशल मीडिया अकाउंट से एजुकेशन रिलेटेड वो इंफोग्राफिक्स शेयर कर रहे होते हैं। ओके, तो तुम देखो कि यार अब वो जो इंफोग्राफिक्स बना रहे हैं जिसकी अहमियत में और आप मान रहे हैं वो सब के सब रिलेट किससे हो रही है? 21st सेंचुरी स्किल के फ्रेमवर्क से। तो इससे अंदाजा लगाओ कि 21st सेंचुरी स्किल का जो फ्रेमवर्क था वो कितना इन्फ्लुएंशियल और कितना, आप यूँ समझ लो कितना विजनरी था, उसने कितने आगे की बात सोच के इन लोगों ने इसको डिज़ाइन किया। मशवरा ये है, चूँकि ये आपकी प्रोफेशनल डिग्री है तो 21st सेंचुरी स्किल्स को सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी के लिए रट्टा ना लगाओ।
बल्कि उसके हर स्किल पे तवज्जो दो, गौर करो और उस पर अमल करने की कोशिश करो। जैसे इस्लामियत अगर आपको कोई पढ़ा रहा है तो आप ये नहीं करेंगे कि इस्लामियत पढ़ाई जा रही है तो आप जो है बस वो बस पढ़ लिया। आपसे ये उम्मीद रखी जाएगी इस्लामियत पढ़िए तो उस पर अमल भी कर रहे होगे, ऐसे ही है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी यही कि आप सिर्फ ICT के कोर्स को या इसके 21st सेंचुरी स्किल को सिर्फ यहाँ तक महदूद ना करो कि आपने जो है सिर्फ और सिर्फ रट्टा लगा लिया, पेपर में पास हो गए। इसको जो भी स्किल्स है उसको अपने अंदर फॉस्टर करने की, अपने अंदर इम्पार्ट करने की कोशिश भी करनी चाहिए। हमने क्रिटिकल थिंकिंग की यहाँ पे बड़ी डिटेल में बात की और आपको ये नज़र भी आ रहा होगा कि क्रिटिकल थिंकिंग का इस फ्रेमवर्क से कितना गहरा ताल्लुक है, सॉरी इन्फोग्राफिक्स से कितना गहरा ताल्लुक है। अब कल हमने डिज़ाइन किया, हमने इसके अलावा क्लास के अंदर जितने भी डिज़ाइन किए आपने देखा कि हर डिज़ाइन के लिए हमें सोच विचार करना पड़ रहा है, हमें सोचना पड़ रहा है कि हम सही चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे। हम मिसाल के तौर पर बच्चे की हम तस्वीर हम बना रहे होते हैं तो बच्चे की डिज़ाइन कर रहे हैं और उसके अंदर हम तस्वीरें ऐसी यूज़ करते हैं जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट ना हो, राइट। हम मिसाल के तौर पर नेट से हम किसी बच्चे की तस्वीर उठा लेते हैं, रियल बच्चे की, बात तो सही है, बच्चा तो वो भी है, लेकिन हमारे जो बच्चे होते हैं उनको अमूमन कार्टून जो होते हैं उस पर ज़्यादा दिलचस्पी होती है, राइट। अब देखो यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व हो रही नहीं हो रही कि आपने अपनी ऑडियंस को समझा, उनकी डिमांड को समझा, उनकी नीड को समझते हुए आपने एक चीज़ को डिज़ाइन किया। हमने कोशिश की कि जो हमारा जो कल का टेक्स्ट था अगर आप गौर करो उसमें सिर्फ एक टेक्स्ट, एक ही जुमला था, मेरा नाम अली है। हमें ये बात पता है कि अगर हमने एक ही तस्वीर पे 3-4 टेक्स्ट डाल दिए बच्चा हमारा कंफ्यूज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग है या नहीं है, राइट। आज ये चीज़ें आपको बड़ी ऑब्वियस लग रही होगी, सर ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमें पता है ऐसे ही होता है, ठीक है। लेकिन बात क्या होती है कि जब आप इन चीज़ों को यूज़ करना, जब आप खुद करने बैठते हैं ना तो फिर आपसे इसी किस्म की मिस्टेक, इसी किस्म की ब्लेंडर्स होते हैं। और इसीलिए हम बात बात पर तवज्जो दे रहे हैं कि जब आप खुद इन्फोग्राफिक बनाने बैठे तो अपने जो क्रिटिकल थिंकिंग के स्किल्स हैं उसको लाजमन आप इस्तेमाल करें। फिर हमारा जो असल टॉपिक था कल का वो शुरू हुआ कि हमने कहा कि यार एक अच्छे इन्फोग्राफिक को बनाते वक्त हमारे पास क्या स्टेप्स होते हैं। देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप स्टेप्स बना के लेकर आओ तो मुमकिन है आप मेरे साथ 7 स्टेप्स हैं तो शायद आपके 8 या 9 हो, कोई मसला नहीं है, सही है। लेकिन बात यह कि आपके जहन में क्लियर हो कि मैंने किस तरीके से काम करना है, किस उसमें काम करना है। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले लिखा कि मेरा पहला स्टेप है डिसाइड योर ऑडियंस एंड पर्पस। मुमकिन है आपका ये हो कि डिसाइड योर टॉपिक, डिसाइड योर ऑडियंस, डू रिसर्च, ठीक है। मैंने तमाम बातों को एक ही में डाल दिया। बात आपके जहन में क्लियर है कि यार सबसे पहले आपने पहले मरहले के अंदर आपने अपनी ऑडियंस और टॉपिक को प्लान करना है, किसको दे रहे हैं या क्यों दे रहे हैं, मकसद क्या है, सिखाने का क्या मकसद है। इन्फोग्राफिक जब वो बच्चा पढ़ लेगा या आपकी ऑडियंस पढ़ लेगी तो वो क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करके जा रहा है। फिर आपके पास कंटेंट हो, कंटेंट को आपने प्लान किया हुआ, राइट। कंटेंट का आपने रिसर्च करें, कंटेंट जमा करें, फिर उस कंटेंट को आप फिल्टर आउट करें, इस चीज़ को रखना है, इस चीज़ को नहीं रखना, इस चीज़ को दिखाने की ज़रूरत है, उस चीज़ को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को सिंथेसाइज करो। मसलन मैंने पढ़ाना शुरू किया इन्फोग्राफिक और मैं यहाँ पे किस चीज़ को लेकर आ गया, इंसानी तहजीब की तारीख को। हालांकि ऐसा नहीं कि इन्फोग्राफिक के टॉपिक के अंदर इंसानी तहजीब आती है, लेकिन कहीं और की इन्फॉर्मेशन को मैंने देखा क्या वो वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रेलिवेंट हो रही है तो मैंने उसको कर लिया। यही काम आप लोग करेंगे, जब आप लोग अपना काम कर रहे होंगे, बच्चों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हो, अपनी नॉलेज को यूज़ करेंगे। मुमकिन है आपने सोलर सिस्टम के लिए बना रहे हैं, ठीक है। सोलर सिस्टम का अगर आप बच्चों को साइज़ बताना चाह रहे हैं कि साइज़ क्या होगा तो आपने यहाँ पे उसको रिलेट किया कि यार देखो मैं बच्चों को, मैंने चंद दिनों पहले ना फल के साइज़ बताए थे, तरबूज, अंगूर, फालसा। मैं उसको भी तो यूज़ कर सकती हूँ अपने जो प्लैनेट्स का साइज़ पढ़ाने के लिए कि सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो जुपिटर है और उसकी मिसाल ऐसी गोया कि तरबूज, तरबूज कितना बड़ा होता है, राइट। और उसके मुकाबले में हमारे गर्दन हिला रही हो सुमैया, ओके। सुमैया को मेरी बात पे अख्तिलाफ है, वो कहती नहीं तरबूज सबसे बड़ा नहीं है। तो छोटे प्लेनेट के लिए आपने फालसे की या आपने अंगूर के दाने की एग्जाम्पल ले ली, राइट। इस तरीके से आपने छोटे बड़े प्लेनेट की एग्जाम्पल, अब देखो कहाँ की इन्फॉर्मेशन कहाँ आपने रिलेट की। यार बच्चों को सिखाने के लिए जो हमारे साइजेस हैं, साइजेस सिखाने के लिए, समझाने के लिए हम जो है जो फलों का साइज है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से, किस फॉर्म में, किस लेआउट के अंदर मैंने प्रेजेंट करना है। अब लेआउट के अंदर आपको स्लाइड के 4 लेआउट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये लेआउट्स नहीं है, लेआउट्स इसके अलावा और भी बहुत सारे मौजूद हैं। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल को समझाने के लिए दिया है। यार आपने मौके पे फैसला करना है कि किस बात को समझाने के लिए कौन सा लेआउट बेहतर है। वाटर साइकिल के लिए साइक्लिक लेआउट ही बेहतर है, राइट। लेकिन एनिमल किंगडम को अगर पढ़ा रहे हैं तो एनिमल किंगडम को पढ़ाते वक्त साइक्लिक डिज़ाइन के बजाय ट्री स्ट्रक्चर ज़्यादा बेहतर है, ओके। आपके पास सिक्वेंशियल ऑर्डर भी होता है। सिक्वेंशियल ऑर्डर की मिसाल आपके सामने, ये भी एक सिक्वेंशियल ऑर्डर है। एक और लेआउट होता है कंपैरेटिव लेआउट।
कंपैरेटिव लेआउट के अंदर आप बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि आपने एक टेबल बनाया, यहाँ पे आपने एक चीज़ लिखी और सामने उसकी दूसरी चीज़ लिखी, वाहिद जमा कराते हैं बच्चों को, मुज़क्कर मुअन्नस, तो देखा जाए वो है क्या, कंपैरेटिव लेआउट हो रहा है ना, यहाँ पे आपने मुज़क्कर, यहाँ पे उसका मुअन्नस, ऐसा होता नहीं होता, ठीक है। वाहिद जमा के लिए क्या करते हैं, तो देखा जाए ये भी कंपैरेटिव लेआउट की एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी हमारे पास लेआउट्स होते हैं, अभी हम बात करेंगे, लेकिन आपने अब इस बात को तय करना है कि इंफॉर्मेशन मैंने प्रेजेंट किस तरह से करनी है। ये सब बातें आपने तय कर ली, हम आगे बढ़े, आगे बढ़ के आए कि भाई एक विजुअल हायरार्की हो, हमारे फॉन्ट साइज, हमारी हेडिंग, हमारी सब हेडिंग, हमारी बॉडी टेक्स्ट, सब चीज़ें क्लियर हो। जो बात सबसे इम्पॉर्टेंट है उसका फॉन्ट साइज भी बड़ा होगा। जो बात निस्बतन कम इम्पॉर्टेंट है या सिर्फ डिटेल में आती है, उसका टेक्स्ट साइज नॉर्मल होगा, बड़ा नहीं होगा। हम कलर्स के ज़रिए से भी इस बात को सिग्निफाई कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो सबसे ऊपर आ जाए। मिसाल के तौर पे हमने एडमिशन फॉर्म की एग्जांपल दी कि हमने एडमिशन के लिए फ्लायर बना रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एडमिशन ओपन, बाकी जितनी भी बातें हैं कि एस्टैब्लिश सिंस 1953 और एफिलिएटेड विद कराची यूनिवर्सिटी, ये बातें सेकेंडरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का एडमिशन ओपन। नतीजा ये निकलता है कि जब भी हम एडमिशन ओपन को फ्लायर बनाते हैं उसमें एडमिशन ओपन ही सबसे बड़ा लिखा हुआ होता है या नहीं। तो इस विजुअल हायरार्की को आपने डिसाइड करना है कि यार मेरी तहरीर के अंदर कौन सी बात कितनी इंपॉर्टेंट है। हायरार्की का मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है कि आपके पास ऑर्डर मुंतखब हो, प्रिंसिपल सबसे ऊपर, प्रिंसिपल के बाद सीनियर टीचर्स, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, फिर आपका दूसरा स्टाफ हो गया, ऐसे ही होता है ना। तो इसी तरीके से आपके डिज़ाइन के अंदर भी अहम, निस्बतन गैर अहम और सबसे गैर अहम बातें, ये तीनों जो ऑर्डर्स हैं ये बिल्कुल आपके जहन में क्लियर हो। कंसिस्टेंट डिज़ाइन पैटर्न के ऊपर हमने बात की और हमने कहा कि देखो आपके डिज़ाइन के अंदर बुनियादी तौर पे अगर आप फॉन्ट्स की बात करें तो कोशिश करें दो फॉन्ट्स के अंदर ही बात खत्म हो जाए, एक फॉन्ट हो, दो फॉन्ट हो। लेकिन दो से तीन चलेगा, तीन से ऊपर जा रहा है तो फिर इसका मतलब है लाजमन आप कुछ काम गलत कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमने कलर्स की बात की, मैंने कहा कि हम कलर्स के अंदर दो कलर चूज कर लें, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब ये कतन नहीं है कि हम जो है कलर व्हील की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ कह रहे हैं कि आपने ये तय किया कि जो मेरा जो डिज़ाइन है उसके अंदर लेट से मेरा प्राइमरी कलर जो होगा वो ब्लू का कुछ शेड है, पर्पल कलर है, राइट। और चीज़ों को हाईलाइट जहाँ पे करना होगा कॉन्ट्रास्ट के लिए मैं मैरून कलर यूज़ करूँगा मसलन, ठीक है। तो प्राइमरी कलर मेरा पर्पल हो गया और मेरा सेकेंडरी कलर मैरून हो गया और मैं इन्हीं दो कलर्स में खेल रहा हूँ। बहुत हो गया तो चलो जी किसी तीसरे कलर पे चला गया, लेकिन इन दो या तीन से ऊपर तो मैंने जाना ही नहीं है। तीन से ऊपर जा रहा हूँ तो अगेन मेरे डिज़ाइन के अंदर कोई ना कोई फ्लॉ मौजूद है, क्योंकि ये फिर वरना गोला गंडा बनता जा रहा है। आपने अपनी इस डिज़ाइन को करने के बाद आपने उसको रिवाइज भी करना है, उसको प्रूफ रीड भी करना है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, आप कोई भी काम कर ले कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता। आखिरी स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप अपनी ऑडियंस तक ये डिज़ाइन किस तरीके से पहुंचा रहे हैं, आपके लिए क्लियर हो कि वो कैसे उसको कंज्यूम कर रहा है। अगर वो मोबाइल पे कंज्यूम कर रहा है तो आपका साइज़ ऐसा ना हो कि जो मोबाइल पे उसको देखने के लिए बार बार बड़ा छोटा करना पड़ रहा हो। मैंने अगर शुरू शुरू में स्लाइड्स यहाँ पे बनाना शुरू की तो मेरी शुरू की स्लाइड्स जो थी उसमें बड़ा टेक्स्ट होता था, या सॉरी टेक्स्ट तो नहीं होता था, एक ही स्लाइड पे दो तीन तस्वीरें भी ऐसी मैंने बना के दी है। लेकिन मुझे वक्त के साथ साथ इस बात का अंदाज़ा हुआ कि यार ये यहाँ इस कॉलेज में नहीं चल सकता, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो प्रोजेक्टर की स्क्रीन है वो 4x3 की है। मुझे ये चीज़ रियलाइज़ की मैंने कि जो मेरा स्टूडेंट है वो ज़्यादातर उसको मोबाइल पर यूज़ कर रहा होता है। तो उसके लिए फिर मैंने अब स्लाइड्स को थोड़ा सा हल्का करना शुरू किया है। मेरी एक स्लाइड पे ज़्यादा से ज़्यादा एक तस्वीर होती है, शाद और नादिर मैं दो पे जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जहाँ पे दो तस्वीरें होंगी वहाँ पे स्टूडेंट जो है उसको बार बार जूम करके देखना पड़ेगा। जब मुझे पता है कि मेरा स्टूडेंट ज़्यादातर उसको मोबाइल पे कंज्यूम कर रहा है तो एक स्लाइड पर एक ही बात हो ताकि उसको उसी के अंदर वो चीज़ नज़र आ रही हो। उसके बाद फिर हमने कल बात की, हमने एक डिज़ाइन उठाया और हमने उस डिज़ाइन को क्रिटिक करने की कोशिश की। हमने देखा कि इस डिज़ाइन के अंदर क्या क्या खामियां क्या क्या कमज़ोरियाँ मौजूद हैं और इनको हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। और मकसद हमारा उसका यही था कि हम जब खुद डिज़ाइन करने बैठे तो हमसे ये मिस्टेक्स ना हो। अब यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आपके ख्याल में एक अच्छे इन्फोग्राफिक को डिज़ाइन करने की क्या क्या प्रिंसिपल्स है। अगर आपसे कहा जाए कि अच्छे इन्फोग्राफिक के डिज़ाइन की खसूसियात बयान करो, क्या होंगे आपके ख्याल में? जी, ठीक है, अलाइनमेंट सिमेट्रिक, ओके। रूसा, सदफ हैदर, सदफ सीधे होकर बैठो। जी, सिमेट्री हो गई, ठीक है। आप बताओ और हुमा, और कुछ? अनीस, मिना,
मेरा सामने आके बैठो, इधर आके बैठो, नजर आओ मुझे। बैकग्राउंड देखेंगे। अच्छा, और मैं ये समझता हूँ कि आप लोग के जहन में कुछ बातें क्लियर है, लेकिन कुछ चीज़ों का मैं मेंशन कर दूँ यहाँ पे। लेकिन इन बातों को महदूद मत रहना इन बातों तक, ठीक है। ये मत समझना कि बस यही बातें होती हैं, इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं और आप उन चीज़ों को ऐड करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि मिसाल के तौर पे एक अच्छे कपड़े की क्या निशानी है, आप लोग मुझे बेतहाशा पॉइंट्स बता सकते हैं, ठीक है। बेतहाशा पॉइंट्स बताने की वजह क्या है, या एक अच्छे क्रिकेटर की क्या निशानी है, राइट। आप बहुत सारे पॉइंट्स बताएंगे। तो मतलब कहने का ये है कि किसी चीज़ के अच्छे होने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अच्छे इन्फोग्राफिक के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं। ये सीधा सीधा नुकात है, ये इंपॉर्टेंट नुकात है, लेकिन अपने आप को सिर्फ इन नुकात तक महदूद ना रखें। हमने बात की कि आपकी क्लैरिटी हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन को ओवरलोड ना हो। जब भी आप कोशिश करेंगे, इसकी जद्दोजहद करेंगे कि एक ही इंफोग्राफिक के अंदर दसियों किस्म की इंफॉर्मेशन डालने की, तमाम द डिटेल्स डालने की, ऑब्वियसली उसमें इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया तो चीज़ को समझना मुश्किल हो गया। मिसाल के तौर पे हमने सोलर सिस्टम का हमने बनाना चाहे इन्फोग्राफिक। अब देखो, सोलर सिस्टम का इन्फोग्राफिक बना रहे हैं, आप चाहो तो प्लैनेट्स के बारे में कितनी सारी बातें कर सकते हो। ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स, नंबर वन, साइज, डिस्टेंस, उनकी नेचर क्या है, ठीक है, गैसियस प्लैनेट प्लैनेट है, उनकी नंबर ऑफ मून्स कितने हैं, उनको सन की रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है, उनके अपने रोटेशन में कितना टाइम लगता है, ठीक है, उनका वेदर कैसा है, हम लोग कब तक कहाँ तक उन तक पहुँच चुके हैं, ठीक है, हमने कौन कौन सी तस्वीरें ली हैं वहाँ की। कितना सारा कंटेंट बढ़ता जा रहा है। अब क्या इस किस्म का इन्फोग्राफिक कभी आपको क्लियर बन सकेगा, क्लैरिटी होगी? आपको उसके अंदर इन्फॉर्मेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा, वरना क्लैरिटी कभी नहीं आएगी। इसीलिए हमने क्या कहा था, क्लैरिटी के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग। हम वहाँ पे उस मौके पे जिस चीज़ का फैसला करें कि हमें किस चीज़ को दिखाना हमारे लिए ज़रूरी है, जिस चीज़ को दिखाना, जिसको हम समझते हैं हमें कट डाउन कर सकते हैं, कट डाउन करें, ठीक है। आपको यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर भी नजर आएगा। आपको याद है हमारी जो रिसर्च कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर बाद लोगों की स्लाइड से पूरा टेक्स्ट भरा हुआ था, पूरा का पूरा टेक्स्ट भरा हुआ था। अगर आप लोगों ने जिन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी उनको ये नजर आया होगा। ये गलत था, ये तरीका नहीं होता है इन्फोग्राफिक या स्लाइड्स बनाने का। ये तरीका नहीं है कि आप एक ही स्लाइड के ऊपर पूरा का पूरा टेक्स्ट डाल के लेते आ जाए। टेक्स्ट कम ही होना चाहिए, और मेरे ख्याल से मैं अपनी स्लाइड्स के अंदर इस बात का बड़ा ख्याल रखता हूँ कि टेक्स्ट कम से कम हो। टेक्स्ट कम नहीं होगा तो क्लैरिटी नहीं होगी, क्लैरिटी नहीं होगी तो इन्फोग्राफिक का मकसद ही खत्म। इन्फॉर्मेशन वो कम्युनिकेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। आपका लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, साइज में, कलर में, जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, साइज के अतबार से भी प्रोमिनेंट हो, कलर के अतबार से भी प्रोमिनेंट हो। ये ना हो कि उसको आपने साइज तो बड़ा कर दिया लेकिन कलर उसका फेडेड सा हुआ हुआ है। कंसिस्टेंसी, हमने सिमेट्री की बात की। सिमेट्री के अंदर सिर्फ चीज़ के अलाइनमेंट वगैरह के अलावा ये भी आता है कि फॉन्ट और कलर के अंदर सिमेट्री हो। जो मैंने आपसे कहा कि दो से ऊपर जाने की ज़रूरत, दो या तीन से ऊपर जाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये तमाम चीज़ें कंसिस्टेंसी के अंदर आ रहे हैं। सिंप्लिसिटी, जितना क्लैरिटी होगी उतनी ही चीज़ सिंपल होगी। दोनों चीज़ें खुद ब खुद आपस में उनका बिल्कुल बहुत गहरा ताल्लुक है। जितनी भी चीज़ें क्लियर होती हैं वो सिंपल ही होती हैं, जितनी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं उनके अंदर क्लैरिटी भी कम होती चली जाती हैं। और आखिरी बात, रेलिवेंस। हमने कल फॉर एग्जांपल, अभी मैंने एग्जांपल दिया, हम बच्चे के लिए अगर डिज़ाइन कर रहे थे अपना लेसन प्लान, तो हमारा लेसन प्लान ऐसा, उसके अंदर हम वही तस्वीरें इस्तेमाल करें जो बच्चों को पसंद आती हैं, और बच्चों को इसी किस्म के जो कार्टून स्टाइल के इमेजेस होते हैं वो ज़्यादा पसंद आते हैं। वहाँ पे अगर लेट्स से कि मैं वहाँ पे कुछ ऐसे इमेजेस यूज़ करूँ, क्लास 1 का बच्चा है और मैं वहाँ से कॉमिक स्टाइल के, कॉमिक्स देखे आप लोगों ने, बैटमैन, सुपरमैन वगैरह जैसे आपकी कॉमिक बुक्स होती हैं, मैं उनको इमेजेस यूज़ करना शुरू करूँ, बात तो सही है, लेकिन क्लास 1 के बच्चे को उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। हाँ, क्लास 3-4 का बच्चा होता है, उसकी कॉमिक बुक रीडिंग शुरू हो जाती है, वहाँ पे शायद मैं कॉमिक बुक्स को रीड करूँ के इमेजेस यूज़ करूँ, उसको रेलिवेंट लगे, ठीक। लेकिन मैं अगर किसी बड़ी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे मैं ऐसे इमेजेस यूज़ करूँ, शायद बच्चे बोले पता नहीं क्या कर रहे हैं, ठीक। तो हमारी जो भी इमेजेस हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी टेक्स्ट हो, जो भी कलर स्कीम हो, वो सारी की सारी रेलिवेंट हो टू द टॉपिक एंड टू द ऑडियंस, सही। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी अगली जो स्लाइड है उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को समझ लेंगे ना, इस चीज़ को समझ लेंगे, तो इंशाअल्लाह फ्यूचर में कभी भी आप इन्फोग्राफिक बना रहे होंगे तो आपको किसी चैलेंज का सामना, चैलेंज का सामने से मुराद ये कि आपकी मदद बड़ी होती रहेगी। आप जो है इन 4 चीज़ों को याद रखें, ठीक है। इन्फोग्राफिक का पर्पस क्या है, इन्फोग्राफिक, ठीक है, इन्फोग्राफिक का पर्पस क्या है। नंबर 2, इन्फोग्राफिक बताता क्या है। नंबर 3, इन्फोग्राफिक के अंदर क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए।
और नंबर 4, इन्फोग्राफिक किस चीज़ को सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं। अगर तुम 4 बातों को गौर कर लो ना, ठीक है। पर्पस इन्फोग्राफिक का क्या बताया, जासरा बताएं। इन्फोग्राफिक का हमेशा पर्पस ये होता है कि विजुअल एलिमेंट्स के जरिए से इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना, ठीक है। आप जो भी इन्फोग्राफिक बना रहे हैं उसका मकसद सिर्फ गोला गंडा बनाना या तस्वीर एक जाजिब चीज़ बनाना नहीं है, जाजिब नज़र चीज़ बनाना इन्फोग्राफिक का मकसद सिर्फ ये नहीं है। हमारा मकसद ये है कि इन्फोग्राफिक हमारा ऐसा हो जिसके ज़रिए से हम इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सके, ये हमारा मकसद है। देखो कल जब तुम इन्फोग्राफिक बनाने बैठोगे तो अपने आप से ये सवाल पूछो, मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा इन्फोग्राफिक किस बात को कम्युनिकेट कर रहा है सुमैया, मेरा इन्फोग्राफिक किस बात को कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक इन्फोग्राफिक एक कोहेसिव स्टोरी बता रहा होता है, एक कोहेसिव आइडिया बता रहा होता है। यानी ऐसा ना हो कि आपकी जो इन्फोग्राफिक है उसके अंदर कहीं पे कुछ और कहीं कुछ हो। आपने बात की कि मैं फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम पे बना रहा हूँ, और आपको ये बात भी समझ में आ गई कि सोलर सिस्टम के अंदर क्लैरिटी का होना ज़रूरी है, हर इन्फोग्राफिक में क्लैरिटी का होना ज़रूरी है। तो मुझे सोलर सिस्टम का इन्फोग्राफिक को सिंप्लीफाई करना होगा, राइट। अब जब सिंप्लीफाई करना होगा तो मैंने ये चीज़ सोची कि इसके अंदर मैं 1 या 2 पॉइंट्स की बात करूँगा, ठीक है। मैंने बात शुरू की मरकरी की, मैंने मरकरी की ऑर्डर ऑफ द प्लेनेट की बात की, और मैंने सन से डिस्टेंस की बात की, ठीक है। समझ में आई बात। अब जब मैं दूसरे प्लेनेट पे जाऊंगा तो वहां पे भी मैं इसी बात का ख्याल रखूंगा, वहां पे भी सिर्फ मैं यही बात करूँ, एक कोहेसिव बात करूँ। मैं वहां जाकर ये कहानी ना शुरू कर दूं कि जी वेनस जो होता है उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, सबसे ज़्यादा गर्म जो है वो वेनस है। क्यों गर्म क्यों होता है, क्योंकि वेनस का अपना एक एटमॉस्फेयर है, मरकरी का एटमॉस्फेयर नहीं। वैसे मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, मरकरी सूरज के सबसे करीब है, ठीक है। लेकिन सबसे करीब होने के बावजूद मरकरी इतना गर्म नहीं जितना वेनस गर्म है। और वेनस क्यों गर्म है, क्योंकि वेनस का एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर के अंदर सारी की सारी जो गर्मी होती है वो ट्रैप हो जाती है, जबकि उसके मुकाबले में मरकरी के अंदर वो ट्रैप नहीं होता। अगरचे मरकरी भी गर्म है, हमारे यहाँ से तो ज़्यादा ही गर्म है, लेकिन वेनस उससे ज़्यादा गर्म है। अब ये तो चलो खैर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात बता दी, लेकिन जब आप लोग अपने इन्फोग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें आपने कोहेजन रखना है। ये ना हो कि वहाँ पे बात आपको दूसरी शुरू कर दे, ठीक है। आप जुपिटर पे पहुंचे, आपने बताना कि जुपिटर जो है वो सन से कितना दूर है, लेकिन बहुत बड़ा प्लेनेट है, ऑर्डर ऑफ द प्लेनेट के अंदर गालिबन ये आ जाएगा, 5वां प्लेनेट है, दैट्स इट। वहां जाके आप ये बात शुरू नहीं कर देंगे कि जी जुपिटर जो है वो गैसियस प्लेनेट है, या उसके ऊपर जो है उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। एक कोहेजन रखना है आपने, एक ही टॉपिक को लेते हुए आपने चल रहा है। अब हम जितनी भी प्रिंसिपल्स की बात करें, अगर आप गौर करो तो हमने अपनी क्लास के अंदर जब बार बार हमने इन्फोग्राफिक डिज़ाइन किया तो हमने इन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करने की पूरी पूरी कोशिश की। कल जब हम लोग अपनी क्लास के अंदर एक डिज़ाइन कर रहे थे कि बच्चों के लिए लेसन प्लान, तो उसके अंदर हमने एक कोहेजन रखा था नहीं रखा था, हमने डिसाइड कर लिया, फिर वहीं तक हम अपने आप को महदूद रखा। अगली बात कि आपका जो इन्फोग्राफिक होता है वो यूज़ करता है टेक्स्ट को कम। ये मैं उर्दू में बोला इसलिए ऐसा लग रहा है कि जी एक अच्छा इन्फोग्राफिक जो होता है इट यूजेस टेक्स्ट स्पेरिंगली विद इम्पैक्टफुल विजुअल्स। टेक्स्ट कम होता है, ये वही वाली बात जो थोड़ी देर पहले मैंने की थी। ये मत करना कि स्लाइड के ऊपर पूरा का पूरा टेक्स्ट भरा हुआ है, उमर इतना बड़ा मुंह खोल लो, मुझे लग रहा है अनीस को तुम निकल जाओगे, इतना बड़ा मुंह खोला हुआ है। अनीस और फासले में बैठे हैं, ऐसा ना हो कि वो सक कर ले। तो इन्फोग्राफिक के अंदर टेक्स्ट होता है लेकिन कम होता है, ओके। टेक्स्ट होता है लेकिन कम होता है। ये मत करना कि तुम्हारी स्लाइड्स के ऊपर टेक्स्ट भरा हुआ हो या तुम्हारे इन्फोग्राफिक के ऊपर टेक्स्ट भरा हुआ हो। ये वही वाली बात, क्रिटिकल थिंकिंग यूज करोगे तो खुद ब खुद तुम क्लैरिटी के लिए टेक्स्ट को कम रखोगे, कम बात करोगे लेकिन बात मुकम्मल करोगे। और आखिरी चीज़, इन्फोग्राफिक के ज़रिए से आप कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वरना अगर आप उसको सिंप्लीफाई, अगर आपको इन्फोग्राफिक चीज़ों को सिंप्लीफाई नहीं कर रहा तो वो एक अच्छा इन्फोग्राफिक नहीं है। अगेन ये इस बात पे बार बार तवज्जो, बार बार जोर इसलिए ताकि आप लोग जो हैं अपने लेक्चर्स या अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्फोग्राफिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, अच्छे से अच्छे इन्फोग्राफिक बनाएं। इतना मेरे ख्याल में आप लोग तस्लीम करोगे इस बात को कि हम आईसीटी के अंदर जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो चीज़ें हैं जो आपको आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में इस्तेमाल करना पड़ेंगी। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो स्कूलिंग सिस्टम है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। आपने देखा अक्सर स्कूल वाले ए आई के इश्तहार दे रहे हैं, अगरचे ए आई वो यूज़ ना भी कर रहे हो लेकिन इश्तहार में ए आई ज़रूर होता है, राइट। और एक ज़माना था आपने देखा था हर स्कूल के बाद इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ होता था, ठीक है। और ऐसे टीचर्स जो इंग्लिश में बात कर सकते थे उनकी बड़ी डिमांड थी, जिनकी इंग्लिश अच्छी थी, था या नहीं, ठीक।
अब इसी तरीके से आप देखो कि अब वो जब एआई की बात कर रहे हैं तो अब किस चीज़ की डिमांड आएगी, कंप्यूटर्स की। वो एआई तक तो खैर नहीं पहुंचेंगे, लेकिन कम अज़ कम वो आईसीटी की आपसे ज़्यादा ज़रूर एक्सपेक्ट करेंगे। तो इस क्लास में जो कुछ पढ़ रहे हो, जो कुछ सीख रहे हो, उसको सिर्फ उस पर तवज्जो दो और उसको सिर्फ एग्जाम तक महदूद ना रखो। ये वो चीज़ें हैं जो आगे वाले वक्त में आपके काम आएंगी। इसीलिए इन्फोग्राफिक्स के ऊपर मैंने इतना टाइम लगाया, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर आप लोग इन्फोग्राफिक, एक तो देखो सीधी सी बात है यार, बंदा कुछ ना भी करे ना भी पढ़े, ज़िंदगी तो उसकी भी गुजर जाती है। लेकिन अगर एक बंदा एक अच्छा टीचर बनना चाहता है, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, उसको इन तमाम स्किल्स पे तवज्जो देनी पड़ती है। आपके सामने आपके अपने क्लास फेलोज ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी क्लास में कभी तवज्जो नहीं दी और ज़िंदगी तो उनकी भी गुजर रही है। जैसे तैसे सबकी ज़िंदगी गुजर जाती है। अच्छा ज़िंदगी गुजारने के लिए जो अच्छी बातें सीख रहे हैं उस पर अमल करना चाहिए। अच्छा टीचर बनना है तो जो हम अच्छे स्किल्स सीख रहे हैं उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। इसीलिए मैं इन्फोग्राफिक्स पे इतनी बार बार बात कर रहा हूँ कि यार ये वो चीज़ें जो आपके बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा काम आएगी। अब हम बात करते हैं कि यार एक अच्छा इन्फोग्राफिक बनाने के लिए हम कैसे बनाएं, हम कैसे एक अच्छा ग्राफिक इन्फोग्राफिक बनाना सीखें। समझे मेरी बात को, सवाल समझ में आया? इतना तो समझ में आ गया कि जी अच्छा इन्फोग्राफिक बनाना कैसे बनाते हैं। हमने प्रिंसिपल्स की बात कर ली, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली, हमने पर्पस की बात कर ली, यूज़ की बात कर ली, सिंप्लीफाई, टेल, सब कुछ हो गया। लेकिन अब हम उसको सीखें कैसे, हमारे अंदर कैसे ये स्किल पैदा हो? गुड प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो प्रैक्टिस है। किसी भी क्रिएटिव काम के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए क्या करना पड़ता है मेरा? प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब तक अपने प्रैक्टिकल काम, किसी भी क्रिएटिव काम की हम बार बार प्रैक्टिस नहीं करते, हमारे अंदर वो स्किल पैदा नहीं होता। एक बहुत मशहूर राइटर है स्टीवन किंग, शायद नाम सुना हो। इनके बहुत सारे नॉवेल्स के ऊपर मूवीज़ और टीवी शोज बन चुके हैं। अभी रिसेंटली एक टीवी शो चल रहा था इट के नाम से। खैर, तो ये बहुत मशहूर राइटर हैं यूएस के, और उन राइटर्स में से हैं जिन्होंने अपने नॉवेल से ही आज जो है वो मिलियनियर हैं यूएस के। ठीक है। और और किससे नॉवेल्स है, उनके नॉवेल्स इतने ज़्यादा पब्लिश हुए, इतनी ज़्यादा लोगों ने उसको, उसकी सेल्स हुई है, उनकी नॉवेल्स पे इतने मूवीज़ और इतने ड्रामास बने कि उसी से वो कमा कमा के जो है ना वो आज एक अमेरिका के मिलियनियर, एक बड़े मशहूर अमीर राइटर हैं ये। तो उन्होंने की किताब है, उन्होंने उस किताब में ऑन राइटिंग के नाम से लिखी कि राइटिंग के स्किल के ऊपर पूरी बात की उन्होंने, अपनी ज़िंदगी का भी लिखा कि बेसिकली ये जो थे ये स्कूल में ना झाड़ू लगाते थे। ठीक है, शादी इनकी हो गई थी, जॉब कहीं मिल नहीं रही थी, तो इनकी बेगम शाम को कहीं स्कूल में पढ़ाती थी, उनको जॉब नहीं मिल रही थी कि स्कूल में जो है ना झाड़ू लगाते थे। ऐसे ही उन्होंने नावल लिखना शुरू किया, नावल लिखा, उनको लगा कि नावल इतना अच्छा नहीं है, तो इनकी जो, उन्होंने कचरे में फेंक दिया। इनकी बेगम ने उसको उठा के कचरे में से निकाल के पढ़ा, उसको बड़ा पसंद आया। उसने कहा कि जी ये नावल जो है आप भेजें। वो उन्होंने भेजा और पब्लिशर ने पसंद किया और वो उनका हिट हो गया। और उस ज़माने में उनके ये हालात थे कि बच्चे की दवाई के पैसे नहीं थे उनके पास, लेकिन आगे चल के वो इतने सक्सेसफुल हुए कि आज उनका बहुत बड़ा नाम है। तो वो अपने बचपन में अभी किस्सा लिखते हैं कि मुझे कहानियाँ पढ़ने का शौक था, तो मैं बार बार कहानियाँ लिख के भेजता रहता था। तो होता क्या था कि मैगजीन्स को बचपन से कहानियाँ लिख के भेज, शॉर्ट स्टोरीज लिख के भेजी, उसे रिजेक्ट करके वापस भेज दी, रिजेक्टेड, 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 इस तरह से। तो वो कहते हैं कि जो मैं जिस गरीब घराने से ताल्लुक़ था, तो बिस्तर के बराबर में लकड़ी, एक कील ठोकी हुई थी। जितनी भी उनके लेटर आते थे उसको उस पर लगा देते थे। आजकल के दौर में चूँकि लेटर्स वगैरह का रिवाज नहीं है, लेकिन उस ज़माने में था, तो लोग इस तरीके से भी सारे लेटर्स को जमा करते थे कि कील वगैरह के अंदर उसको बस डालते चले गए। जैसे होता है ना सेफ्टी, अपनी जो ऑल पिन के ज़रिए से आप चीज़ों को वो करते, थंब पिन के ज़रिए से बोर्ड पे लगा रहे हैं, तो वो उसके अंदर डालते रहते थे। तो वो लिखते कि मेरे पास इतने सारे रिजेक्शन लेटर जमा हो गए थे कि मेरी कील टेढ़ी हो गई थी। ठीक। लेकिन आगे चल के वही स्टोरीज पब्लिश होना शुरू हुई, होती गई, होती गई। आगे चल के बड़े हुए, शादी हुई, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। यहाँ तक कि वो वक्त आया कि खैर जी उनकी नॉवल पब्लिश हो गया, नॉवल पब्लिश हो गया तो फिर उनकी ज़िंदगी ही पूरी पूरी बदल गई। तो एक तो वो वाली बात का देखो, बंदा लिटरली उनकी किताब में किस्सा मौजूद है, मुझे मौका मिला तो मैं उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा आप लोग से, कि वो बंदा जो है इतने उससे रिजेक्शन लेटर जमा हो गई, कील टेढ़ी हो गई। अंदाज़ा लगाओ कितने उसके रिजेक्शन लेटर्स उसके पास आए होंगे। लेकिन वो मुस्तकिल काम करता रहा, करता रहा, करता रहा, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती चली गई। और वो अपनी किताब के अंदर भी यही मशवरा लिखते हैं कि अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो आप रोज़ाना जो है कम से कम, मुझे याद नहीं पड़ा कितने घंटे उन्होंने कहा है, गालिबा 2 घंटे तो कम से कम आपने लिखना है। वो अपने बेटे की मिसाल देते कि मैंने बेटे को कहा कि मुझे शौक है वायलिन सीखने का, उन्होंने उसकी ट्यूटर का इंतज़ाम कर दिया। अब देखो कहाँ एक वक्त था कि जी बच्चे की दवाई के पैसे नहीं है, और कहाँ ये वक्त है कि बच्चे के लिए जो वायलिन के लिए अलग से प्राइवेट ट्यूटर का इंतज़ाम कर दिया। वहाँ के प्राइवेट ट्यूटर बहुत महंगे होते हैं। तो उन्होंने कुछ अरसे में उस बच्चे से पूछा
अपने उस कि बेटा तुम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो रोज़ाना, टीचर तो तुम्हें पढ़ा के चला जाता है लेकिन तुम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो उसने कहा मुझे प्रैक्टिस कर नहीं करता मैं। तो उन्होंने कहा उसको टीचर बंद करवा दिया। उन्होंने कहा जब तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते इसका मतलब तुम्हें पे टाइम नहीं मिल रहा है या तुम्हें इंटरेस्ट, इसका मतलब तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। समझ रहे मेरी बात? तो किसी भी क्रिएटिव काम को सीखना है तो उसकी प्रैक्टिस करने का आपके पास लाजमन अपने टाइम एलोकेट करना होगा। दूसरा मशवरा वो ये देते हैं कि रीड करो। अच्छा राइटर बनना है तो तुम्हारा मुताला भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिएटिव काम को सीखने के लिए प्रैक्टिस, और दूसरी चीज़ क्या, अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करना। नॉलेज को एक्सपेंड करोगे तभी तुम एक अच्छे क्रिएटिव काम को कर सकोगे। यही चीज़ इन्फोग्राफिक्स के अंदर भी आती है, यही चीज़ आपको इस क्लास में भी नज़र आ रही है। हमने फॉर एग्जांपल बात की, मैंने भी एग्जांपल दी थी राइटिंग की हिस्ट्री की। अगेन राइटिंग की हिस्ट्री इन्फोग्राफी में कहीं भी किसी भी जगह पे आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन आपकी अगर नॉलेज होगी तो आपके लिए चीज़ों को रिलेट करना आसान होगा। आपको अगर नॉलेज होगी, अगर आप हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हो, आपको पता होगा, आपके जहन में होगा किसी लोग पहले लेट से 15 सेंचुरी में किस चीज़ के लिए लड़ रहे थे, क्यों लड़ रहे थे, आगे चल के क्या हुआ, किस तरह से हुआ, क्या वजह है कि जी हमारा इंफॉर्मेशन और हमें जो है वर्ल्ड वाइड वेब की ज़रूरत पड़ी, पहले सालों में वर्ल्ड वाइड वेब की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी हमें। फॉर एग्जाम्पल बात वही है कि जब आपके पास नॉलेज एक्सपेंड होगी, जब ज़्यादा नॉलेज होगी, उसी को यूज़ करते हुए आप एक अच्छा क्रिएटिव काम कर सकेंगे। अच्छी तरीके से आप इन्फोग्राफिक्स बनाना है तो क्या करना है, प्रैक्टिस। दूसरा काम बिना, पहला काम प्रैक्टिस, दूसरा काम नॉलेज गेन करना, नॉलेज स्प्रेड करना। अब यहाँ मैं कुछ आपको इन्फोग्राफिक्स की कुछ दूसरी चीज़ें दिखाता हूँ, कुछ दूसरे लेआउट्स दिखाता हूँ, और आप मुझे बताइएगा कि आप उनसे वाकिफ थे या नहीं। ओके, हाँ जी, ये लेआउट कभी देखा था? अब देखो इसको लेआउट को कहते हैं फिश बोन डायग्राम, इसलिए कि यार ये स्लाइड्स मैं आप लोग को अपलोड भी कर देता हूँ, आप लोग को तस्वीर लेने की क्या ज़रूरत है। फिश बोन डायग्राम, इसको फिश बोन क्यों कहते हैं, इसकी शक्ल किससे मिल रही है सुमैया? फिश से। अब ये बेसिकली प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम की जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर बात करने के लिए अमूमन इस डिज़ाइन को इस्तेमाल किया जाता है। मछली का जो सर है वहाँ पे आगे प्रॉब्लम, उसके बाद जो उसकी उन्होंने फिन्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने कैटेगरीज लिख दी। फॉर एग्जांपल एक कैटेगरी उन्होंने लिखी मैन पावर, दूसरी लिखी मेथड, मशीन, ठीक है, मेजरमेंट, मदर नेचर, मटीरियल। उसके बाद उस कैटेगरी के जो इश्यूज है ना उन्होंने इस तरह से इस बोन के अंदर लिख दिए। अब आप इसी डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। मसलन आपके पास टॉपिक आया या आप डिस्कस करना चाहते हैं क्लासरूम के इश्यूज, बच्चे क्लास के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे, वो कहाँ पर आ गया, यहाँ पे, ठीक है। अब उसकी कैटेगरीज आपने बनाई, आपने कहा एक कैटेगरी इश्यूज एट होम, ठीक है। दूसरी कैटेगरी आपने बनाई कि क्लासरूम इन्वायरमेंट, क्लासरूम के अंदर हवा वगैरह नहीं आ रही, लाइटनिंग नहीं है। आपने एक और बनाया कि बच्चे ओवरलोडेड हैं, बच्चों को ट्यूशन वगैरह 10 काम करने पड़ रहे हैं। और आपने बनाया आउटडेटेड सिलेबस, सिलेबस आपको आउटडेटेड है। आपने एक और बनाया लैक ऑफ रिसोर्सेज, और आपने एक और बना दिया कि टीचर खुद ही रेगुलर नहीं होते मसलन। अब आपने उसकी डिटेल देना शुरू की, आपने कहा घर का इन्वायरमेंट, उसमें आपने लिखा कि घर के अंदर फैमिली जो है, वालदैन जो है वो सही से नहीं रह रहे, ठीक है। आपने कहा कि बच्चे के न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखा जा रहा। आपने कहा कि बच्चा जो है घर के अंदर उसको रात को देर से सो रहा होता है, घर में मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक। एक ही चीज़ के अंदर उसी उसी कैटेगरी के अंदर जितने इश्यूज थे वो आपने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिए। तो देखो अब ये भी तो एक आपको इन्फोग्राफी की है, आप इस तरीके से भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो इन्फोग्राफिक का स्टाइल है ये कभी आपके ऊपर इल्हाम नहीं होगा, ठीक है। ये आप जब अपनी नॉलेज एक्सपेंड करेंगे तभी आपको ये इन्फोग्राफिक समझ में आएगा कि यार इस तरीके से भी इंफॉर्मेशन को मैं प्रेजेंट कर सकती हूँ। अब आप लोग बीएड के अंदर आए, बीएड में कितनी दफ़ा ये वाली बात होगी, क्लासरूम के इश्यूज, क्लासरूम के नॉर्म्स, क्लासरूम में बच्चों को कैसे इंगेज करना। आपके पास असाइनमेंट आता है, आप असाइनमेंट में ये वाली इन्फोग्राफिक बना के सबमिट कर दें, क्या ख्याल है? क्लास में और आप मुमताज़ बनेंगे नहीं बनेंगे? समझ रहे बात को? तो इसी इंशाल्लाह से मुराद ये कि यहाँ मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आप लोग बेसिकली आपको एक चीज़ गेन हो रही नहीं हो रही इससे, तो उसी वक्त होगा जब आपका सिर्फ प्रैक्टिस करना काफ़ी नहीं, आपकी नॉलेज को एक्सपेंड करना भी ज़रूरी है। सिर्फ अपने आप को यहाँ तक ही महदूद, इस कॉलेज तक ही महदूद ना रखो, या इस जो हम लोग क्लास में पढ़ा रहे हैं उस तक महदूद ना रखो। ट्राई टू लर्न न्यू वेज, न्यू मेथड्स, ठीक है। एक और इंफोग्राफिक आपके सामने है टाइमलाइन का, ठीक है। टाइमलाइन, अब आप देखो इन्होंने अब जो प्रिंटिंग प्रेस की हिस्ट्री है उसकी टाइमलाइन बनाई है। मुझे ये बताओ कि लेआउट कौन सा नजर आ रहा है तुम लोग को, कौन सा लेआउट है ये?
लेआउट बताओ मुझे। देखो शुरू उसने कहाँ से किया, 1400। ये किस किस ऑर्डर में आ रहा है, सीक्वेंस में आ रहा है, किस में आ रहा है? साइक्लिक। गुड। ये क्लॉकवाइज है या नहीं है? ठीक है। देखो तुम भी तो ऐसे ही बना सकते हो। देखो उसने क्लॉक बनाई ना, 1400 से शुरू किया, घुमा के वो लेकर आ गया वापस वहां तक। ऐसा है या नहीं? आसफा। राइट। तो अगेन देखो, अब उस बंदे ने, साइकिल से आप लोग भी वाकिफ हो, क्लॉकवाइज डिजाइन से आप भी वाकिफ हो, लेकिन उसने उस डिजाइन को यूज करते हुए उसने एक टाइमलाइन बना दी। साल भी लिखा हुआ है, साल हर साल के साथ कुछ तस्वीरें भी लगा दी, बाकी उसने वो भी उसका जो फैक्ट था वो भी उसने बयान कर दिया। इस तरीके से भी आप टाइमलाइन बना सकते हैं। क्या ख्याल है? एक और एग्जाम्पल आपके सामने, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इस बंदे ने टाइमलाइन को दिखाना था तो उसने क्या यूज किया, हॉरिजॉन्टल टाइमलाइन। उससे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, 3.8 बिलियन ईयर्स अगो, 2.4 बिलियन अगो, 2.1 बिलियन अगो, और सब बीच बीच में उससे टेक्स्ट लिखता चला गया, इस वक्त क्या हुआ, इस मौके पे क्या हुआ, इस मौके पे क्या हुआ। आप इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। आप लोग जो कुछ पढ़ रहे हैं वहां पे कोई चीज टॉपिक नजर आ रहा है जिसके अंदर आप टाइमलाइन को यूज कर सकते हैं? कोई और टॉपिक जिसके अंदर टाइमलाइन यूज हो सकती हो? चलिए आपकी प्रीवियस नॉलेज की बेसिस पे बताएं, आपको पढ़ाने के लिए कहा गया है, तो किस टॉपिक के अंदर आप टाइमलाइन बनाकर प्रेजेंट कर सकते हैं? नीलम। किसकी? मिसाल के तौर पे वेब टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री। ठीक है। कंप्यूटर की हिस्ट्री, और बताओ। पाकिस्तान की हिस्ट्री। इस्लामियात तो बिल्कुल बना सकते हैं, रसूल अल्लाह की ज़िंदगी का जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उसका बना दिया, और बताओ। नमाज, ठीक है, नमाज के स्टेप्स बना सकते हैं आप, उसके प्रॉफिट्स के ऑर्डर के बारे में बना सकते हैं। अनीस, और कोई एग्जाम्पल आपके जहन में? मीना। टाइमलाइन की मदद से कंट्रीज के नेम लिख तो सकते हैं, लेकिन मुझे टाइमलाइन मुनासिब नहीं लग रहा उसमें। चलो, डिस्कवरी ऑफ कंट्रीज हो गए। ठीक है, वॉर्स के बारे में लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो वॉर्स थी, चाहे आप वर्ल्ड की बात कर रहे हो या पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात कर रहे हो। एक और एग्जांपल है टाइमलाइन की। अब देखो इन्होंने रेफ्रिजरेटर की हिस्ट्री के लिए टाइमलाइन बनाई। ठीक है, इसी किस्म के डिज़ाइन को आप यूज़ कर सकते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के लिए। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हो गया। ठीक। अब देखो, ठीक है, मोबाइल की हिस्ट्री, बात क्या है यहाँ बताने का मकसद किया, डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट डिज़ाइन से आप लोग चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपके जहन में उसी वक्त आएंगी जब आप नॉलेज को एक्सपेंड करेंगे। नॉलेज को आप एक्सपेंड करेंगे। ठीक है। एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है एवरीथिंग इज अ रीमिक्स। एवरीथिंग इज अ रीमिक्स। हर चीज़ रीमिक्स होती है। रीमिक्स का मतलब गाने होते हैं, रीमिक्स गाने। ठीक है। उस डॉक्यूमेंट्री का जो पर्पस था वो ये कहता है कि हर क्रिएटिव काम बुनियादी तौर पे रीमिक्स होता है। पहले की चीज़ों को लेके उसमें कुछ नई चीज़ों का इजाफा करके कुछ नया बनाया जाता है, उसको मॉडिफाई किया जाता है। कोई भी क्रिएटिव काम 100% ओरिजिनल नहीं होता। इस वक्त जो मेरे जहन में एग्जांपल आ रही है, फॉर एग्जांपल एक आमिर खान की मूवी थी मेरे ख्याल में, क़यामत से क़यामत तक। देखी थी किसी ने? शुक्र किसी ने देखी थी। शुक्र इसलिए कह रहा हूँ कि वक्त के साथ साथ ये सारे रेफरेंसेस पुराने होते जा रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे नई नई फिल्में देख के लोगों को बताना पड़ेगा आने वाले दिनों में। तो आमिर खान की गालिबन ये पहली फिल्म थी, आमिर खान का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है। तो ये उनकी पहली फिल्म थी, क़यामत से क़यामत तक, बहुत मशहूर हुई और उसी की वजह से वो एक हीरो के तौर पे बूस्ट हुए। तो अब ये फिल्म भी बड़ी मशहूर हुई, लेकिन ये फिल्म की स्टोरी यूनिक नहीं थी। ये शेक्सपियर के ड्रामे रोमियो एंड जूलियट का हिंदी वर्जन था। हिंदुस्तानी तहजीब के लिहाज से वो उसको लेकर आए थे। ठीक है। शोले फिल्म का नाम सुना है? वो जो गब्बर था और ठाकुर था, ठीक है, वो भी इंग्लिश फिल्म ने कर दिया था। गाने तो खैर वो लेते ही हैं, चले गाने तो उनके ऊपर बात ही नहीं कर रहा, लेकिन फिल्म की स्टोरीज की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा कि शोले बेकार फिल्म थी कि उन्होंने जो है उसकी नकल की, मैं बताना चाह रहा हूँ कि एवरीथिंग इज अ रीमिक्स, पुरानी चीज़ों को लेकर नई चीज़ों के साथ मिला के एक नई चीज़ बनाई जाती है। ठीक है। तो अब जब, लेकिन एवरीथिंग इज अ रीमिक्स, तो पहले तुम्हें दूसरी नॉलेज होगी तभी तो तुम उस नॉलेज को लेकर कुछ नया बना सकोगे। ठीक है। एक और एग्जाम्पल, ये एक और आपके पास टाइम लाइन है। ठीक है, लेकिन इसमें किस स्टाइल को यूज़ किया उसने? ट्री का फॉर्म यूज़ किया। अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो डिज़ाइन बना रहे हैं शायद उस डिज़ाइन के लिए आपके लिए ट्री वाला डिज़ाइन, फैमिली ट्री बना सकते हैं।
ये इसलिए मिक्स हुआ हुआ है क्योंकि ये जो बनाया था उसने ये वेबसाइट के लिए बनाया था, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे जब स्लाइड पे 4x3 वाले पे लेकर आया तो इसलिए छोटा हो रहा है ये, ठीक है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी साइज़ का बनाएंगे, ज़ाहिर है आपका साइज़ डिफरेंट होगा, लेकिन ये मेरा मकसद बस बताना है कि भाई आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इनको। अब देखो बुनियादी तौर पे बात ये नहीं कि ट्री को यूज़ किया, ट्री एक बैकग्राउंड तस्वीर हो गई, ट्री कलरफुल सा हो गया, बच्चे को शायद उस ट्री में मज़ा आ रहा हो, राइट। और उसके ऊपर आपने चीज़ें लगा दी, आपने बच्चे का सिखा रहे मौसम के फल, सही है। मौसम के फलों के लिए आपने अगर सर्दी के मौसम का दरख्त दिखाया, सर्दी के अंदर दरख्त दिखाया, अब और उसके जो फल आते हैं सर्दियों के वो आपने उसके ऊपर लगा दिए, मसलन। समझ रहे मेरी बात को, कि सर्दी का मौसम दिखाया आपने, दरख्त के ऊपर बर्फ़ लगी हुई है, पीछे बिल्कुल बैकग्राउंड में बर्फ़ है और उस पर आपने फल दिखा दिए इस तरह से। तो हमारा मकसद ये नहीं कि दरख्त के ऊपर उम्र, हमारा मकसद ये नहीं कि हम ये बता रहे कि इस सर्दी के मौसम में इस वाले दरख्त पर ये फल उगता है, हम सिर्फ उन चीज़ों को इस तरीके से विजुअली प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा एक और भी स्टाइल होता है, यह स्टाइल आपके सामने माइंड मैप या कॉन्सेप्ट मैप, जिससे आप लोग वाकिफ़ हैं। क्लासरूम के अंदर अमूमन जो हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि जो आप लोग को बताता ना बोर्ड पे आकर लिखना शुरू करो, तो बुनियादी मकसद हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होता है कि हम मिलकर उस टॉपिक को रिजॉल्व करने की, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो होता है क्या, वो ये माइंड मैप ही तो बन रहा होता है। अब ये माइंड मैप आपके सामने एक बहुत ज़्यादा एक डिटेल माइंड मैप है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैप कोर्स की कोई बात कर रहे हैं, आप क्लास के अंदर अगर इस तरीके से कॉन्सेप्ट मैप बना के अपने टॉपिक का बच्चों को प्रेजेंट कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। अब एक और बात, इसी बात को मैं आगे लेकर चलता हूँ। हम यहाँ बात करते हैं कि हम माहिरीन से सीखें, हम उन लोगों से सीखें जिन्होंने हमसे बेहतर डिज़ाइन किया है, और उनकी मदद से हम इस चीज़ का रिमिक्स करके कुछ नया बनाने की कोशिश करें। एक और जो चीज़ हमें करनी चाहिए कि हम अपने मास्टर्स यानी ऐसे लोग जिन्होंने हमसे बेहतर काम किया है उनसे हम सीखने की कोशिश करें। मसलन एक साहब हैं इंस्टाग्राम पे, मुझे मैं भी सिर्फ उन्हीं की एग्जांपल दूंगा। मैंने उनके डिज़ाइंस को देखे और मुझे ये लगा कि उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को, याद है हमने क्लास में बात की थी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ कि मेहनत करोगे तो कामयाबी मिलेगी, उन्होंने इन चीज़ों को बड़े ज़बरदस्त खूबसूरती से बयान किया। मैं उनके इंस्टाग्राम का एड्रेस भी आपके सामने मौजूद है। मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ, ठीक है, कि उरूसा इस डिज़ाइन का क्या मतलब, इस इंफोग्राफिक को क्या बताना चाह रहे हैं? हुमा, आप देखो ये बात कि बेटा कोई बड़ा स्टेप लेने से पहले काम को छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करो, तुम्हारे लिए काम आसान हो जाएगा, राइट। इस बात को उसने किस खूबसूरती से समझाया। या तुम लोग सिर्फ ऐसे सही करो, जो ऐसा करो छोटे ब्रेक, क्लास खत्म, हम अगली क्लास कंटिन्यू करेंगे। मुझे लग रहा है कि तुम लोग जानबूझ के बस कैसे कैसे करो, ठीक है, हम उस बात। ओके, लेकिन ये देखो यहाँ पे कि जो है उन्होंने किस तरीके से एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को उन्होंने किस तरीके से विजुअली प्रेजेंट किया। एक और तस्वीर लो। हाँ जी, ये बताइए क्या कह रहा है। और ये ओके, स्लाइड की मेरी गलती हो गई है, सीधे हाथ पे लिखा हुआ है लीडरशिप, यहाँ लिखा हुआ है मैनेजमेंट, यहाँ मैनेजर लिखा हुआ है, वहाँ पे लीडर लिखा हुआ है। अब बताओ क्या मतलब। वो कह रहा है कि ये लीडर होता है, ठीक है, और ये मैनेजर होता है। हाँ बताओ। लीडर जो है उस वो ऐसा लीडर होता है कि लोग उसकी मिसाल से सीखते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये जो लाइट टावर है, लोग उसके खुद उसके पास जा रहे हैं, उससे रहनुमाई ले रहे हैं। जबकि मैनेजर जो होता है वो लोगों को खींच खाच के काम करने की कोशिश कर रहा होता है। तो गौर करो कि उन्होंने जो मैनेजर की एग्जाम्पल दी है उसके अंदर इसकी उन्होंने आंखें भी ऐसी दिखाई है कि जैसे ज़बरदस्ती वो लोगों से काम करवा रहा है। गौर करो, तो मैनेजर जो है वो लोगों से ज़बरदस्ती काम करवा रहा है, जबकि लीडर जो होता है वो अपनी मिसाल से लोगों को काम करने पे मजबूर करता है या कन्विंस करता है, लोगों को मोटिवेट करता है। लोग खुद उससे एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल साहब जहूर साहब इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। मैं ये समझता हूँ कि जितनी वो मैं कभी भी कॉलेज में कोई इवेंट हुआ सबसे आगे वही होते हैं। अब कोई बोल ही नहीं सकता है कि ऐसा खुद पे बैठे रहते हैं, वही ऑर्डर दे रहे होते हैं, ठीक है। मैं जहूर साहब की एग्जाम्पल यहाँ पे दूंगा, लीडरशिप की एग्जाम्पल है, वो मैनेजर नहीं है, वो लीडर है। इसीलिए हम जितना काम हमने उनके साथ कर रहे किसी और के साथ हमने इतना काम नहीं किया, क्योंकि वो खुद हमें करके दिखा रहे हैं। हमें पता है कि यार हम पिछले जुम्मे की बात है, मैं कॉलेज तकरीबन 1:30 बजे से निकला कॉलेज में, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम था यहाँ पे। लेकिन बात ये थी मैं क्यों 1:30 बजे तक रुका रहा, क्योंकि सर बैठे हुए थे। सर मेरे साथ लग के वो काम कर रहे थे, मैं भी कर रहा था। सर अगर मुझसे कहते कि चला ये काम करना है, शायद मेरा दिल होता है कि कोई बात है,
यानी कि खुद तो बैठे हुए हैं और मुझे कह के चले गए। लेकिन जब वो मुझे खुद नजर आया, मेरे साथ इंगेज है, मेरे साथ बैठ के हम दोनों मिलकर ये काम कर रहे थे, तो मैं खुद बैठ गया, यानी सर ओके मैं बैठ के काम करूँगा। समझो बात को। लीडरशिप की एग्जाम्पल, अब देखो कितना एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है कि अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी मिसाल से अपनी अपनी किरदार से मिसाल बनता है, लेकिन इस बात को उसने किस तरीके से प्रेजेंट किया। ये जो इंस्टाग्राम का एड्रेस है ना, इन पे आप लोग जाएं, इनको इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो करें, इनके पास बहुत, मुझे बहुत अच्छी एग्जांपल्स लगी इनकी। और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन और भी लोग हैं, लेकिन फिलहाल मैं इनकी एग्जांपल दे रहा हूँ। एक और एग्जांपल ये देखिए। हाँ जी नीलम, इसमें क्या बात की है? ठीक है फिर। अब देखो ये वाली बात कि अपनी नाकामियों को जो है रास्ते की रुकावट ना बनाओ, बल्कि उन नाकामियों से सबक सड़ के आगे बढ़ो। एक तस्वीर के अंदर उस बंदे ने, उस कैरेक्टर ने तस्वीरों को उस नाकामियों को उसने नाकामियों को उसने अपने रास्ते की रुकावट बना दिया, और दूसरे ने उसी रुकावट, उस नाकामियों से सबक हासिल करके अपने लिए रास्ता बना लिया। ठीक है। अगेन कितनी एब्स्ट्रैक्ट बात थी, समझाया कैसे? हाँ जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे वो? नहीं, निदा का है। मैमुना क्या बात कर रहा है इसके अंदर? सुमैया। तो क्या मकसद हुआ सुमैया, मकसद क्या हुआ इसका? अच्छा बताओ। डिसिप्लिन काफी होता है। आपने पेंसिल हाथ में उठाई जी, मैं तो राइटर बन रहा हूँ और मैं नॉवेल लिखूंगा, और आपने उठा लिया, ये तो आपकी मोटिवेशन थी। लेकिन आपकी कामयाबी उस वक्त होगी जब पीछे डिसिप्लिन होगा। आप मुस्तकिल लिखते रहेंगे तो कहीं जाके पेन खाली होगा, वरना बात वही कि जी बस वो शुरू में कितने ऐसे लोग काम शुरू करते हैं। क्रिएटिव राइटिंग की मैंने क्लासेस ली हैं, मैं ऐसे लोगों के साथ ग्रुप में रहा हूँ भी हुआ, मैंने हमेशा की चीज़ देखी है। बात सबकी शुरू होती है बड़े बड़े वादों और बड़े बड़े ख्यालात के साथ, लेकिन उसको सक्सेसफुल पहुंचाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। सक्सेसफुल वही लोग कर पाते हैं जिनके पास डिसिप्लिन होता है। बस अब मेरे ख्याल से मैं क्लास को यहाँ ख़त्म कर दूँ, कुछ और भी मेरे पास एग्जांपल्स हैं, कुछ और भी मैंने बातें करनी है, लेकिन अब बहरहाल अब इंशाल्लाह ताला इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास के अंदर। लेक्चर यहाँ पे रोक दूँ?